हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी मैथ्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन क्या है। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो जैव प्रक्रम है, और जैव प्रक्रम को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं? 3 पार्ट में बांटे हैं। तो जैव प्रक्रम के फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि पहला क्वेश्चन इसमें है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो ऑप्शन जो होगा इसका बी नंबर हो जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र के द्वारा होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लिए। फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 10x पर। 10x पर क्या हो जाएगा? 10x पर। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा हम लोग का, रक्त का कौन से अवयव, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हम लोग का लसिका। लसिका के कारण हम लोग का रक्त का थक्का बनता है, लसिका के कारण। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को जो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी नीले द्वारा, ऑप्शन सी अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में नीले द्वारा पंप किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। जल का वहन करना। जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का वहन करना। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है ऊर्जा मुद्रा के रूप में? तो एटीपी, एटीपी को जाना जाता है ऊर्जा मुद्रा के रूप में। एटीपी, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सिन क्या है? पूछ रहा है कि ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक हार्मोन्स है। ऑक्सिन एक क्या है? हार्मोन्स है। ऑक्सिन एक क्या है? हार्मोन्स है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन्स है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन्स है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, किस में होता है द्विखंडन? अमीबा में होता है, या पैरामीशियम में होता है, या लिस्मेनिया में होता है, या इनमें से सभी में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, द्विखंडन अमीबा में होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। तो इस तरह से हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधा में होता है। और कैसा पौधा में? हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरे पौधे में होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का 13 नंबर होगा, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं।
हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है ऑक्सीजन? जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फिर हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, या हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है इनमें से सभी के लिए होते हैं। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन 16 नंबर होगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि वृक्क एक भाग है। वृक्क किसका भाग है? वृक्क किसका भाग है? वृक्क का काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क किसका भाग है? एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन होगा कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी होगा, 3.5 kg पर मोल होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के कारण ही बना रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। फिर हम लोग का 21 नंबर होगा कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर 120 mmHg होता है। 120 mmHg होता है। 120 mmHg होता है। फिर हम लोग का होगा 22 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ता में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होता है? पत्ता में होता है। फिर 23 नंबर है, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत लीवर से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? लीवर से पीत रस निकलता है। लीवर से पीत रस निकलता है। बाइल डक्ट निकलता है। लीवर से कौन सा डक्ट निकलता है? बाइल डक्ट निकलता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इनमें से किसका उपयोग कोशिका के ऊर्जा उत्पादन में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज इसका हो जाएगा ग्लूकोज। इसमें हम लोग 24 नंबर तक किए थे, देखते हैं 24 से आगे क्या है। 23, 24, 25, 26, ये देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो एसिड के विखंडन से बनता है? क्या बनता है? पर इनमें से यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया भी बनता है, अमोनिया भी बनता है। तो हो जाएगा इसका इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया ब्लड में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा के द्वारा, या लीवर के द्वारा, या श्वास नलिका के द्वारा, या वृक्क के द्वारा? तो लीवर के द्वारा यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। लीवर के द्वारा यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। किसके द्वारा रक्त में प्रवेश करती है? यूरिया लीवर के द्वारा रक्त में प्रवेश करती है। लीवर के द्वारा प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो लीवर के द्वारा प्रवेश करती है। फिर हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है?
वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका ए नंबर होगा आंसर उत्सर्जन का। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का हिस्सा है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये हो जाएगा चीड़। किसका है? चीड़ का है। किसका है? चीड़ का है। फिर हम लोग का मूल रोम पाए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मूल रोम किस में पाए जाते हैं? मूल रोम जो होते हैं वो जड़ में पाए जाते हैं। मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग? वृक्क है, अग्नाशय है, आँख है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? श्वेत ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। किस ग्रंथि के कारण? श्वेत ग्रंथि के कारण। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो अमोनिया के साथ मिलकर ऑक्सीजन अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया बनाता है। ऑक्सीजन अमोनिया के साथ मिलकर के क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में कौन, निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। फिर हम लोग का है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है भोजन को? कुटपाद के द्वारा। पैरामीशियम अमीबा कुटपाद के द्वारा किसको पकड़ता है? भोजन को पकड़ता है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है या अधिक होती है? कम होती है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बैक्टीरिया जो है एक अपघटक है। बैक्टीरिया क्या है? एक अपघटक है। बैक्टीरिया क्या है? एक अपघटक है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। फिर हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, CO2। इसका सही आंसर होगा CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसका हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, रक्त इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन। तो रक्त जो लाल दिखाई देता है वह किसके द्वारा दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त किसके द्वारा लाल रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो आंसर होगा हम लोग का हीमोग्लोबिन। किसका क्या हो जाएगा आंसर? हीमोग्लोबिन। यहाँ हम लोग का जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो हम लोग का क्लियर हो गया। अब इससे आगे वाला वॉल्यूम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट। जैव प्रक्रम का हम लोग पहला पार्ट क्लियर कर लिए, अब जैव प्रक्रम का हम लोग दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इसमें जैव प्रक्रम में 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें हम लोग जैव प्रक्रम का फर्स्ट पार्ट देख लिए, दूसरा पार्ट देखेंगे और तीसरा पार्ट। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर में जाएंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर होगा और नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं। फिर हम लोग का अगला चैप्टर जो होगा, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन में जितने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे सब करा देंगे। आनुवांशिकता और विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो बस इतना में ही ऑब्जेक्टिव इसका ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव हम लोग से एक भी नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।